हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल डिकोड यूपीएससी सीएससी में। आइए, आज है 28 जुलाई, दिन है संडे। और देखते हैं कि आज की कुछ खास खबरें क्या हैं और आर्टिकल जो कि हमारे एग्जाम से रिलेवेंट है। ठीक है। तो सबसे फ्रंट पेज पे आज जो हमें देखने को मिला वो था नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग में ऐसा कुछ खास नहीं था, मतलब वो थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज था, बट हम थोड़ा नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं कि नीति आयोग क्या है, कब ये फॉर्म हुआ था और इसका क्या मेजर फंक्शन है हमारे गवर्नमेंट में। ठीक है। प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया था 2015 में और उसी की जगह पे नीति आयोग को लाया गया है 1 जनवरी 2015 को ही। इसका जो मेन अप्रोच था, मतलब जो मेन व्यू था इसको लाने के लिए, वो बस ये था कि मैक्सिमम गवर्नेंस हो और मिनिमम गवर्नमेंट हो, ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ज्यादा से ज्यादा हम प्रमोट कर सकें। ठीक है। नीति आयोग हमारा जो है थिंक टैंक है गवर्नमेंट का। ये मतलब इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो वाइस चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट करता है। और गवर्नेंस काउंसिल में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हमारे होते हैं सभी स्टेट के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो होते हैं यूटीज के, वो सब इसके गवर्नेंस के मेंबर होते हैं। ठीक है। और ये थिंक टैंक है हमारा मतलब ये एडवाइजरी थिंक टैंक होता है, जो कि ये सजेस्ट करता है कि ये हमें पॉलिसी बनानी चाहिए या ये चीजें करनी चाहिए, ताकि हमारा जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो, पॉलिसी मेकिंग हो, ये सब बहुत अच्छे तरीके से हो और वो उन उन मतलब एरिया को हिट करे जहां पे उसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो ये पहला था आज। और देखते हैं हम और क्या है। हाँ, आईआर के रिस्पेक्टिव में दूसरा ये था कि पीएम हो सकता है विजिट करें यूक्रेन में। अभी पिछले हफ्ते वो लोग रशिया विजिट करके लौटे हैं। एंड अभी अगस्त 23 में, मतलब अभी ऐसा कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन अगस्त 23 में हो सकता है कि पीएम जो है हमारे वहां पे विजिट करे। आज की सबसे जो भयानक न्यूज थी, जो सबसे सैड न्यूज थी, ये देखने को मिली कि दिल्ली के ओआरएन में वापस से एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। राउस आईएएस की कोचिंग थी जो ओआरएन में थी, वहां पे अचानक से जो ड्रेन का पानी था वो आउटबर्स्ट हो जाता है, मतलब वो वहां से पानी निकलने लगता है ड्रेन से। और पूरा जो बेसमेंट था उस जगह का वो पूरा पानी से भर चुका होता है, जिसकी वजह से करीबन 30 लोग उस पानी के अंदर फंस जाते हैं। एंड जिसमें से 26 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। एक लोग और बाद में रेस्क्यू है, लेकिन 3 लोग को ये बताया जा रहा है कि लगभग 3 लोग जो है वहां पे उनका डेथ हो चुका है। उसमें से जिसमें 2 महिलाएं थी, एंड और उसके बाद वहां पे एक कोई और लड़का है जो अभी तक निकला नहीं है, लेकिन शायद आज निकल गया होगा। ठीक है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है हमारी नाकाम हो रही है। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इस जिस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके से यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कोई भी बारिश आने से पहले हमेशा ड्रेन्स वगैरह को साफ किया जाता है ताकि पानी वगैरह ना फंसे, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे हो रही चीजें ये काफी दिक्कत की चीजें हैं। और इसको जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारी कुछ खास जो है, आज वैसे संडे था तो कुछ खास खबर नहीं थी जो मतलब हमारे एग्जाम से रिलेवेंट हो। ऐसा नहीं है कि कोई खबर नहीं थी, बट वो ऐसा कुछ खास हमारे एग्जाम से रिलेवेंट नहीं रखता था। हाँ, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट आज ये आया हुआ था कि इंडो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आज आईआर का एक आर्टिकल था। अच्छा, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको एक ये फायदा होगा कि आप डेली किसी ना किसी कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे और आप उसी से डायरेक्टली अपना जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। इससे क्या फायदा होगा कि आप अगर थोड़ा भी अपने तरफ से एफर्ट डालते हैं या थोड़ा भी आप एक्स्ट्रा करते हैं, अगर आपको थोड़ा भी मार्क्स गेन करना है तो थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। तो आप ये न्यूज़पेपर पढ़ के आप अपने काफी हद तक जो आपके करंट अफेयर्स की चीजें हैं वो काफी हद तक आप कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो ये ट्रेड पैक्ट था, मतलब वहां का एक इन्वॉय था फिलिप ग्रीन, तो वो विजयवाड़ा आए हुए हैं। इसमें जो आंध्र प्रदेश का नया शायद कैपिटल होने वाला है वहां पे, तो उन्होंने ही ये सब चीजें बोली और उसी के रिस्पेक्टिव में हम देखते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशन है वो कैसा चल रहा है और क्या क्या रिलेशंस यहाँ पे हैं। ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये ऑफिशियली जो शुरू हुआ था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिपेंडेंस के पहले स्टेब्लिश हुआ था सिडनी में 1941 में। ठीक है।
1941 में ये स्टेब्लिश हुआ और 2020 में जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, ये इंडो ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन था। और हमारा जो बायलेटरल लेवल का ट्रेड है इंडो ऑस्ट्रेलिया का, वो काफी हद तक है। जैसे अगर आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया है क्या कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का लास्ट 5 ईयर का एक्सपोर्ट है वो करीबन दुगना हो गया है, लगभग 65% तक इंक्रीज हुआ है। जो कि पहले 37% था, वो लगभग 66% हो चुका है, नियरली ट्वाइस हो गया है। एंड जब जब से ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये लगभग 77% यूटिलाइजेशन रेट और बढ़ गया है, जिसकी वजह से करीबन लास्ट के 4 मंथ, जो अभी के स्टार्टिंग लास्ट के 4 मंथ है, यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपोर्ट देखने को मिला है। ठीक है, लगभग अगर आप देखें तो इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है बेसिकली, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है? इंडिया एक्सपोर्ट क्या क्या करता है हमारा? जैसे हो गया आपका रिफाइंड पेट्रोलियम, उसके बाद वेटनरी के सामान, जो दवा वगैरह एंड ऑल होता है, पर्ल्स एंड जेम्स पर्ल्स एंड जेम्स ज्वेलरी, ठीक है, एंड टेक्सटाइल्स। ये सब कुछ हमारे जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की तरफ से वो होते हैं। और हम इंपोर्ट क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया से? हम भाई एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट भी तो करेंगे ना। तो इंपोर्ट वहां से हम जो कर रहे हैं, कोल कर रहे हैं, ट्रेड ट्रेड में जैसे कॉपर, आयरन, और उसके बाद स्क्रैप्स हम करते हैं वहां से, स्क्रैप्स नॉन फेरस और फेरस दोनों। ठीक है, वहां से हम थोड़े बहुत जो है क्रिटिकल मिनरल्स और यूरेनियम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, सॉरी। ठीक है, ये मेजर चीजें थी जो हम वहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक और इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो सिविल न्यूक्लियर डील था, सिविल न्यूक्लियर डील, ये कब साइन हुआ था? 2014 में। इसमें क्या हुआ था बेसिकली? 2014 में ये जो साइन हुआ इंडियन, इसमें बेसिकली ये हुआ था कि ये डील अलाउ करता है ऑस्ट्रेलिया को क्या सप्लाई करने के लिए हमको? यूरेनियम। और ये बेसिकली यूरेनियम किस पर्पज से यूज होगा? सिविल पर्पज से। ठीक, ओके। हाँ, और ये जो इंडिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, ये साइन कब हुआ था? 2022 में। ठीक है, 2022 में हमने ईसीटीए जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया था। और ये जो है करीबन एक डिकेड के बाद साइन किया गया किसी डेवलप्ड कंट्री से। ठीक है, किसी डेवलप्ड कंट्री से हमने एक डिकेड के बाद साइन किया। इसके पहले हमने जापान से साइन किया था ये चीज 2011 में। ठीक है, उसके बाद जो किसी डेवलप्ड कंट्री की मैं बात कर रहा हूं, ना कि डेवलपिंग कंट्री के साथ तो इंडिया ने काफी साइन किया, बट डेवलप्ड कंट्री की अगर हम बात करें तो लगभग 10 साल बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ ईसीटीए इंडिया ने साइन किया था। ठीक है, तो ये था वहां पे। और बेसिकली ये जो फिलिप ग्रीक साहब थे, ये आए हुए हैं वहां पे अमरावती को और डेवलप करनी है उनको, और जैसे बिजनेस पर्पज से आए हुए हैं। बट मुझे लगा कि ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में अच्छा था ये, तो हमने ये सोचा कि इसी बहाने हम रिवाइज भी कर लेंगे पूरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, एक ये था जीएनएलएफ का इशू, एक मतलब नया अल्टीमेटम अभी अपने परसों के न्यूज में ये आया हुआ था कि बीजेपी के जो नॉर्थ बंगाल के साइड के मतलब प्रेसिडेंट थे कोई, उन्होंने जो है नॉर्थ बंगाल को सेपरेट करके उसको एक न्यू स्टेट में कन्वर्ट करने की बात कही थी। अब ये चीज बहुत ज्यादा मतलब स्ट्राइक कर गया है गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट वालों को, जीएनएलएफ जिसे हम कह रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है
कि बेसिकली ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि गोरखालैंड को एक नया स्टेट बनाया जाए। अब मैं बात करता हूं कि गोरखालैंड बेसिकली है क्या, गोरखालैंड ये किसे कह रहे हैं, कि कौन कौन से एरिया इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, गोरखालैंड में जो है बेसिकली आपका ये नेपाली स्पीकिंग इंडियंस है, नेपाली स्पीकिंग इंडियंस है। ये नेपाली स्पीकिंग इंडियंस में, इसमें आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि ये लगभग 35% ही है। मतलब गोरखा की मेजोरिटी इसमें सिर्फ 35% है। ठीक, कौन कौन से रीजन को ये बात कर रहे हैं कि वो उसको इंक्लूड करके एक नया स्टेट बनाने के लिए, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को, दार्जिलिंग प्लस आपका कालिंपोंग डिस्ट्रिक्ट, कालिंपोंग प्लस आपका डुअर्स, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार एंड कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इन सारे रीजन को वो ये मिला के कह रहे हैं कि ये गोरखा लैंड को एक नया स्टेट बना दो। और ये स्टेट बेसिकली आप समझिए कि गोवा और सिक्किम से भी ज्यादा बड़े होंगे, जिसकी ये डिमांड करें। अभी ऐसा डिमांड हुआ है, अभी ये नहीं कंफर्म हुआ है कि होगा कि नहीं होगा, स्टेट इस पे क्या करना चाहेगी वो बात की देखेंगे। बट गोरखा लैंड क्या था ये जानना जरूरी था, कि गोरखा लैंड बेसिकली है क्या, और ये किस लिए इतना यहाँ पे ये सब मतलब मचा हुआ है भगदड़, इस किस लिए, मतलब क्या क्यों इनको चाहिए ये। इनको ये बेसिकली है कि इनका ये जो रीजन है वो नेपाली स्पीकिंग है, एंड ये लोग चाह रहे हैं कि वहां पे एक नया यहाँ पे ये बने। अच्छा, इसकी शुरुआत की गई थी सुभाष घीसिंग ने, सुभाष घीसिंग। ठीक है, इन्हीं के बेटे हैं, सन हैं, जिनका नाम क्या है, मान घी सिंह, जो कि आगे इस मूवमेंट को फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आइए आगे हम देखते हैं। हाँ, आगे हम देखते हैं, अभी डायरेक्ट वहां पे हम, हाँ, एक साइंस का आर्टिकल आया है कि बटरफ्लाईज के बारे में उन्होंने बताया कि बटरफ्लाईज जब भी फ्लाई करती हैं, वो अपने अंदर इतना इनफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्ट कर लेती है, मतलब बना लेती हैं जब वो फ्लाई करती रहती हैं, कि वो उस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से पॉलन जो होता है, पॉलन क्या होता है हमारा, पॉलन हमारा होता है जो फ्लावर्स के ऊपर लगा होता है, ऐसे छोटा 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 छोटा, तो वो उसको बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ, कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर्स की ही दूरी पे, जिसकी वजह से वो आसानी से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये एक था वहां पे। हाँ, और एक नया ये था आज का आर्टिकल में, कि केरला ने बात किया है कि जो सेंट्रलाइज टेस्टिंग है और जीनोम सीक्वेंसिंग जो था, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, सॉरी ठीक नहीं, आई मीन टू से कि जो एनआईवी है हमारा, एनआईवी जो पुणे में है, वो जो है उससे बेहतर उन्होंने डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी इन तिरुवनंतपुरम फॉर टेस्टिंग, जिसे हम आईएवी कह रहे हैं। ठीक है, आईएवी, ये इस एनआईवी से जो कि पुणे में है, इससे काफी फास्टर ये लोग टेस्टिंग करके हमें बता रहे हैं कि कोई वायरस है या नहीं है। देखिए, कोई भी वायरस अगर जैसे किसी को डिटेक्ट होता है यहाँ पे वायरस, अब उसके बारे में ये कंफर्म करना कि ये कहाँ कहाँ गया, किससे किससे मिला, ये तभी हम कंफर्म करेंगे जब इसका वायरल कंफर्म होगा ना, कि इसके अंदर वो वायरस है कि नहीं है। जब तक यही नहीं कंफर्म होगा, तब तक हम इन लोगों के बारे में कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक फास्टर टेस्टिंग एजेंसी होनी चाहिए। ठीक, जिससे हम जल्दी से जल्दी उन चीजों को टेस्ट करके आगे बता सके कि हाँ ये लोग मतलब कि उस चीज से संक्रमित हैं, या ये लोग टेस्टेड पॉजिटिव हैं, एंड इन लोगों के संपर्क में जो कोई भी होगा वो ऑलरेडी
उनको हम पहले से ही मतलब बता सकें और हम आउटबर्स्ट होने से रोक सकें उसको बेसिकली। ठीक है। तो इसका ये मेन मतलब था कि उन्होंने ये कहा कि जो नेशनल हमारी टेस्टिंग है इस वायरल वायरस के बारे में, उससे हमने नया चीज डेवलप किया है जिसे हम एनआईवी कहते हैं। ओके। आते हैं हम आज के आर्टिकल के बारे में। आर इनफ फॉर्मल जॉब्स बीइंग क्रिएटेड। आज का जो मतलब कि आर्टिकल है एडिटोरियल में, उसमें ये सवाल पूछा गया है कि क्या हमारे यहाँ इनफ फॉर्मल जॉब्स क्रिएट किए जा रहे हैं क्या। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कुछ आंकड़ों के बारे में कि क्या करंट स्टेट है हमारे इस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है। करंटली इंडिया में जो है लगभग 56.5 करोड़ लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। ओके। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। एंड इसमें 45% लोग हैं एम्प्लॉयड कहाँ पे, एग्रीकल्चर में। 11.4% एम्प्लॉयड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। 28.9% है कहाँ पे, सर्विसेज में। एंड 13% इन कंस्ट्रक्शन। इनके हिसाब से ऑफिशियली जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो कितना है, 3.2% है सिर्फ। क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से हमारे यहाँ लोग खाली बैठे रहते हैं, जिस हिसाब से हम अपने अगल बगल लोगों को देखते हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ। बिल्कुल नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। ओके। ये ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है यहाँ पे। और उसके बारे में हमें जो है कंट्री के डाटा वो नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि ये डाटा उनको इंटरनेशनल लेवल पे शो करने होते हैं। तो इसी वजह से वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये डाटा जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। हाँ। अब इसमें जैसे जो काफी ढेर सारे अनएम्प्लॉयमेंट लोग किसमें काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये काम कर रहे हैं, ये जिसको हम इनफॉर्मल सेक्टर भी कहते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर कहने का क्या मतलब है, जैसे आप डिलीवरी बॉय वगैरह, और ये जो मतलब बाहर रेलवे, जिनको मतलब ऑफिशियली कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो बस काम कर रहे हैं वहां पे। ठीक है। अच्छा, अब किसी को कैटेगराइज कैसे किया जाता है कि वो एम्प्लॉयड है। अगर वो कोई लास्ट के 30 डेज में, मतलब एक साल के लास्ट के 30 डेज में अगर उसने कहीं भी काम किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो एम्प्लॉयड है। ठीक। ऑलमोस्ट 1 in 5 पीपल इन द वर्कफोर्स, 18.3% लोग, मोस्टली वुमेन, do not receive any wages for their labor as they are unpaid workers in household enterprises। मतलब कि 18.5% लगभग, अप्रोक्सीमेटली 18.3% लोग अनपेड होते हैं जो भी वो काम करते हैं। ठीक है। अगर आपको इस बार का डिबेट याद हो, सॉरी, जो बजट आया हमारा, वो बजट अगर आपको याद होगा, तो इस बार सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी पे किया है तो वो किस पे किया है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पे। ठीक है। अच्छा, क्यों ये कह रहे हैं फॉर्मल जॉब्स। क्या फॉर्मल जॉब्स हमारे यहाँ था, फॉर्मल जॉब्स हम तब कहेंगे जब उनको जॉब सिक्योरिटी होगी। ठीक है। वो मतलब कि अगर वहां पे उनको जॉब सिक्योरिटी होगी, और उनके पास मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि वो यहाँ पे जॉब करें तो इतने टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब वहां पे वो रहेंगे, उतने जल्दी उनको नहीं निकाला जाएगा, और वहां पे उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होगा। ठीक है। ये चीजें क्या डिफाइन करती हैं कि आप जो है फॉर्मली एम्प्लॉयड है, या फॉर्मल सेक्टर में आप एम्प्लॉयड है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा उस दिन, उन्होंने 5 पिलर्स लाए थे, अगर आपको याद होगा कि बजट में उन्होंने 5 पिलर्स के बारे में बात किया था, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। वो क्या था कि सबसे पहला तो ये था कि जो भी फर्स्ट टाइम हायर किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट उनको लगभग 15,000 रुपए का इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी एम्प्लॉय को। ठीक है। ये 3 किश्तों में आएगा। पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या है, फिर उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या दिक्कतें या समस्याएं आएंगी। ओके। तो 15,000 रुपए उनको देगी। और सेकंड क्या था कि जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो जा रहा है, तो उसका जो भी वेज होगा उसमें वो सब्सिडी बढ़ा के इंप्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को 4 साल के लिए लगभग 24% का इंसेंटिव देगी, वो भी लगभग 25,000 मंथली वेज के करीबन। ठीक है। मतलब कुल मिला के एम्प्लॉय जो वहां पे काम कर रहा है, और जो एम्प्लॉयर है जो उनको काम दे रहा है, उन दोनों को इंसेंटिव देगी, और इनको लगभग 25,000 रुपए महीने तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। तीसरा क्या था, जो भी नए वर्कर्स को हायर करते हैं, उन वर्कर जो पहले से मतलब फर्स्ट टाइमर्स नहीं है, ओके,
वो फर्स्ट टाइमर्स नहीं, वो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे थे, वो फिर से कहीं पे आए हुए हैं, तो उनको 3,000 रुपए मंथली ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। ईपीएफओ क्या है? हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिलेगी ना। अगर आपको जॉब के बाद भी सिक्योरिटी मिल रही है तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो ईपीएफओ से अगर आप लिंक हैं, आपका ईपीएफओ से वहां पे खाता है, वहां पे अपने कुछ पैसे जमा किए हैं, तो जॉब के पास वो ईपीएफओ आपको एज अ पेंशन के रूप में आपको पैसे प्रोवाइड करती रहेगी। ठीक, तो एज अ पेंशन के रूप में जब वो पैसे प्रोवाइड करती रहेगी, तो इसी से आपकी सोशल सिक्योरिटी बनी रहेगी, है कि नहीं? तो उस सोशल सिक्योरिटी से आप फॉर्मली एम्प्लॉयड रहेंगे। तो तीसरा यही था कि अगर आप फर्स्ट टाइमर्स हैं, मतलब फर्स्ट टाइमर बेसिकली नहीं है, तो आपको लगभग 3,000 रुपए ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। ओके। चौथा क्या है हमारा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ये स्किलिंग एफर्ट्स को और इंप्रूव करेंगे। कितने स्टूडेंट्स का? लगभग 20 लाख स्टूडेंट का। ऐसा पहले भी हुआ था कि जैसे स्किल स्किल को बढ़ाने के लिए जैसे हमने सेंटर्स खोले थे रोजगार योजना के तहत, तो वहां पे अलग अलग स्किल्स उनको प्रोवाइड किए जाते थे ताकि उनको कंपनीज डायरेक्टली हायर कर सके वहां पे। ठीक है। एंड फाइनल स्कीम क्या था कि अगर जैसे मतलब ये पहले भी आ चुका था कि जो भी कंपनीज हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब चाह रहे हैं कि उनको कुछ नया सीखने को मिले, तो उनको जो भी इंडिया की टॉप कंपनीज है, ठीक है, इंडिया की जो टॉप कंपनीज है वहां पे उनको मंथली अलाउंस से लगभग 5,000 के साथ उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। और ये गवर्नमेंट, जो भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा, ये 5,000 का गवर्नमेंट देखेगी। और कंपनी वहां पे जो भी आपको इंटर्नशिप दे रही है, वो ट्रेनिंग कॉस्ट और 10% ऑफ द अलाउंस कंपनी भी देगी। तो ये टोटल 5 जो है गवर्नमेंट की तरफ से इस बार प्रोवाइड किए जा रहे हैं असिस्टेंट के तौर पे, कि कैसे हम और लोगों को फॉर्मलाइज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब लेकिन अच्छा हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहला तो ये कि ये जो 15,000 रुपए मिल रहे हैं, ये 3 इंस्टॉलमेंट में होंगे। एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट तभी पेएबल होगा जब एम्प्लॉय अंडरगोज अ कंपल्सरी ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स। जब तक वो ऑनलाइन लिटरेसी कोर्स नहीं करेगा, तब तक उसको जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। ये बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है कि क्यों कोई भी एम्प्लॉय किसी अनरिलेटेड सेक्टर में ये करने को तैयार होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? एंड कि ये सब्सिडी रिफंड हो जाएगी बाय द एम्प्लॉयर इफ द एम्प्लॉयमेंट टू द फर्स्ट टाइमर एंड्स विद इन 12 मंथ ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब कि जो फर्स्ट टाइमर्स को 15,000 रुपए मिल रहे थे, है ना, तो वो अगर 12 महीने से कम में वो अगर वहां से हट जाते हैं, तो वो उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। ठीक है। और ये अब सोचे कि ये काफी ज्यादा रिस्की चीज है। कोई भी प्राइवेट कंपनी या कुछ भी होगी, वो क्यों इन सब चीजों में आगे आएगी? अब अगर कोई भी आप स्कीम नया प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप भाई उस हिसाब से लेवरेज भी दीजिए ना वहां पे। लिबरलिटी तो है ही नहीं आपके स्कीम में, तो कोई भी कैसे उस चीज को वहां पे प्रोवाइड करेगा? एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप कर रहे हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो भी होगा स्कीम मतलब जॉब क्रिएट करने के लिए, लगभग 50 पीपल के करीब होना चाहिए। ठीक है। ओके। अब क्या हम देखते हैं कि क्या क्या स्कीम मतलब कितना इफेक्टिव ये हो सकता है। This scheme essentially attempt to encourage hiring by reducing the cost of new hires. However, economists note that this is not the main constraint preventing employers from hiring new workers. ये मेन नहीं है कि जो एम्प्लॉयर्स को हायर करने से रोक रहे हैं। मेन जो है वहां पे इकोनॉमी, देर इज नॉट एबल टू क्रिएट जॉब्स एंड दैट इज ड्यू टू इनसफिशिएंट डिमांड वहां पे कम है। एक तो ठीक है। एंड जो भी आप ये स्कीम्स ला रहे हैं, ये उस निश ग्रुप में अवेलेबल करवाइए जहां पे वो डायरेक्टली उससे लिंक हो। ठीक। एंड there are also large numbers seeking to leave agriculture, petty trade, unorganized retail, and domestic services. But there is need to create formal jobs to keep up with the pace of the supply, which is not happening and evidenced by the fact that the proportion of salaried workers has actually dropped slightly over the last 5 years. Okay? हम और क्या कर सकते हैं इस चीज में? सबसे ज्यादा तो जरूरी है हमें वेजेस को राइज करने का। हमें और मनी को इन्फ्यूज करना है किस चीज में? सबसे ज्यादा एमएसएमईज में।
उससे एमएसएमईज हमारे जो है वो सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइडर्स हैं आज के टाइम में। अगर ये एमएसएमई का सेक्टर ना होता तो आज हमारा ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज्यादा होता वहां पे। ठीक है। और जो हम मतलब कि जैसे हम एमजी नरेगा शुरू एमजी नरेगा चल रहा है हमारा, आपको पता होगा कि बजट में उसका इस बार फंडिंग कम कर दिया गया है। लेकिन हमें इसमें और इसके वेजेस को बढ़ाने की जरूरत है कि इसमें हम और वेजेस को बढ़ाएं। जैसे हम ये रूरल गारंटी स्कीम लाए हुए हैं रूरल जॉब प्रोवाइडिंग के लिए, हमें ऐसे ही कुछ अर्बन के लिए लाना चाहिए। ठीक है, जहां पे हम अर्बन लोगों के लिए भी एक गारंटीड वर्क मतलब कि गारंटीड वहां पे जॉब ला सके। ठीक है। तो ये था हमारा जो है कि कितना गवर्नमेंट उस चीज पे ध्यान दे रही है। ये उस चीज से रिलेटेड था कि फॉर्मल जॉब्स के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट और कितना क्या करना चाहिए, क्या क्या दिक्कतें हैं वहां पे। ठीक। हाँ, एक हमारा जीएस 3 से रिलेटेड टॉपिक है, नेचुरल फार्मिंग। डायरेक्टली आज उस पे पूरा आर्टिकल आया है। आप चाहें तो इस आर्टिकल से आप अपने मेंस के नोट्स बना सकते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल फार्मिंग क्या है। नेचुरल फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है जहां पे कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किए बिना बिना किसी पेस्टिसाइड से हम ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं, जहां पे हम ऑन फार्म बायोमास पे डिपेंड रहते हैं, काऊ के डंग पे डिपेंड रहते हैं, उनके यूरिन पे डिपेंड रहते हैं, और हम पेस्ट वगैरह को उसी से मैनेज करते हैं। हम कोई भी केमिकल चीज वहां पे यूज करने को तैयार नहीं होते हैं। ठीक है। न्यूज में क्यों है ये, वाई इन न्यूज? उस दिन बजट में आपको याद होगा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि आगे आने वाले 2 सालों में हम करीबन 1 करोड़ फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे असिस्टेंट, क्या करने के लिए? नेचुरल फार्मिंग को इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, ये हमारा न्यूज है। ये न्यूज है, इस वजह से ये न्यूज में आया हुआ है। ओके। एंड मिशन क्या है कि as part of national mission on natural farming, the government intend to motivate farmer to adopt chemical free farming and drew them towards adopting natural farming willingly on the systems merit। ठीक है, ये बेसिकली उनको केमिकल फ्री फार्मिंग करने के लिए प्रमोट कर रहा है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग से फार्मर्स का इनकम जनरेट ज्यादा होगा। ठीक है, फार्मर्स का इनकम और जनरेट होगा जिसकी वजह से फार्मर्स को और इनकम वहां पे मिलेगा। ठीक है, ये हम समझ गए क्या है नेचुरल फार्मिंग, क्यों न्यूज में है, बजट में उसके लिए क्या है। अब आगे हम देखते हैं। हाँ, एक और इसका ये मेन न्यूज है कि हम नेचुरल फार्मिंग से सॉइल फर्टिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। सॉइल फर्टिलिटी को और बढ़ा रहे हैं, उसको रिस्टोर कर रहे हैं एक तरह से। क्योंकि जिस हिसाब से केमिकल्स का हम यूज कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा ही हमारे सॉइल का जो नेचुरल हेल्थ था, उसका हेल्थ था, वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो गया है। एंड इन केमिकल्स के यूज से हम ग्रीन हाउस गैसेस का भी बहुत ज्यादा इमिशन होता है और मिटिगेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं चैलेंजेस क्या है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो फूड सिक्योरिटी का है। आप ये देखिए कि अगर इंडिया जैसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री में, ठीक है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट अगर कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप एक चीज ध्यान में रखिए कि वहां पे जो मतलब कि प्रोड्यूस होगा वो बहुत लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू केमिकल फार्मिंग जो हम पेस्टिसाइड वगैरह की हेल्प से करते थे। अगर ये कम हुआ हमारा फार्म प्रोड्यूस हमारा कम हुआ तो उससे क्या होगा? फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कितने लोग अभी भी बिना खाए पिए सो जाते हैं, तो और लोगों को दिक्कत होगी, उनको खाना नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे इस एग्रीकल्चर में नेचुरल फार्मिंग का, वो यही है कि इतने लार्ज स्केल पे हम इसको प्रमोट ही नहीं कर सकते। हम इसको प्रमोट कैसे कर सकते हैं? लोकलाइज सेक्शन में, मतलब छोटे छोटे जगहों पे हम डायरेक्टली नहीं शिफ्ट कर सकते। हमें बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है इस चीज में कि हम कैसे एक लार्ज एरिया में इसको प्रमोट करें या कैसे इंट्रोड्यूस करें वहां पे, ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी पे भी असर ना पड़े, एंड फूड सिक्योरिटी पे भी असर ना पड़े और लोगों को खाने पीने की
दिक्कत भी ना हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था श्रीलंका में। श्रीलंका ने क्या किया, उन्होंने केमिकल को बंद कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग तो ठीक है, वो लोग भाई शुरू करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब उसकी वजह से उनके यहाँ उसकी जो प्रोड्यूस हुई वो बहुत कम हो गई। ठीक है, प्रोड्यूस कम होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा फूड सिक्योरिटी देखने को मिला और लोगों की हालत खराब हो गई। मतलब आप समझ लीजिए कि श्रीलंका ऑलरेडी वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस था और वो फूड क्राइसिस में बदल गया। ठीक है, तो एक बहुत जरूरी चीज ये है कि कैसे हम क्या लेसन्स ले सकते हैं अगर जो लोग अप्लाई अप्लाई कर रहे हैं इस चीज को, कि हमें कोई भी ऐसी चीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। बिना सोचे समझे हम इतने बड़े पॉपुलस कंट्री में इन चीजों को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है पहले उस पर प्रॉपर रिसर्च करिए। हाँ, अब ठीक है, हमने ये समझ लिया कि क्या क्या दिक्कतें हैं। अब डायरेक्ट देखिए वे फॉरवर्ड। अब कभी भी देखिए इस चीज को देखिए कि क्या है मिशन, क्या है, व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग, चैलेंजेस क्या है हमारी, और वे फॉरवर्ड हम क्या लिखेंगे वहां पे। ठीक है, और एक प्रॉपर एग्जांपल भी हमें उसने दे दिया है श्रीलंका का। पूरा एक कंप्लीट मेंस का आंसर। अब कंप्लीट मेंस के आंसर को देखिए तो ऐसे ही होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड, साथ में एक कोई एग्जांपल। इससे परफेक्ट आंसर कोई भी हो ही नहीं सकता है, आप कहीं भी देख लीजिए। ठीक है, हाँ, तो देखिए क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है कि नेचुरल फार्मिंग हमें तभी बेनिफिशियल होगा जब हम उसको लोकलाइज लेवल पे अप्रोच करेंगे, उसको लोकलाइज लेवल पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, लाइक इंडिया बहुत ही ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है, तो हमें उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एंड नेचुरल फार्मिंग हम सीरियल्स पे, जैसे थोड़ा थोड़ा स्टेपल्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं, सीरियल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम राइस और व्हीट पे अचानक से नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ये हमारा स्टेपल फूड है। और अगर इस पे हम अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वे फॉरवर्ड रिलेटेड। ठीक, ठीक है। और हाँ, अभी जैसे आपको पता होगा कि यूपीएससी का एक न्यूज अभी कुछ दिन आया था, पूजा खेड़कर का। वो मैडम जी ने जो है फेक सर्टिफिकेट वगैरह लगा के उन्होंने नौकरी ले ली। उसके बाद अच्छा खासा भाई मस्त रुतबे में चल रहे हैं। बाद में पता चलता है कि इनका ये फेक सर्टिफिकेट ही नकली है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो उन्होंने लगाया था। और एक लोग के खुलासे के बाद काफी लोगों का हमने देखा कि इस जगह पे काफी लोग ऐसे हैं जो फेक सर्टिफिकेट्स लगा के नौकरी ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी इश्यू आया है हमारे यूपीएससी कमीशन पे। ठीक, जिसकी वजह से हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये एक मेजर इश्यू है, ये बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग है। लेकिन आप लोग इस चीज से डीमोटिवेट नहीं होइए, क्योंकि हाल ही में यूपीएससी ने अभी नई चीजें अडॉप्ट की हैं टेक्नोलॉजी और एआई की मदद से। उन्होंने ये जो फेक सर्टिफिकेट्स, फेक कैंडिडेट्स और वगैरह वगैरह जो चीटिंग होता है, इन सब पे वो प्रॉपर ध्यान देने के लिए आगे आए हैं। ठीक है, ओके। दिन आज का ये कुछ खास न्यूज था जो मतलब इम्पोर्टेंट था। आज कुछ ऐसा खास अलग से नहीं आया था, लेकिन जो भी थे वो डायरेक्टली हिट थे और वो डायरेक्टली हमारे एग्जाम से रिलेटेड थे, तो हमने वो देख लिया है। और अगर ऐसा कुछ खास होगा तो हम आगे जरूर देखेंगे। बाकी ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू आज के लिए। नमस्कार।